नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवा एसपी त्रिपाठी। मैं यहाँ पे आप सबसे इंटरेक्ट होने आया हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों से मैं बात करूँ। क्योंकि मैं समाज के बीच में जाके और बातें करना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है क्योंकि सबको उतना समय नहीं मिलता। मैंने भी बहुत कोशिश किया मैं समय निकालूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, जॉब करता हूँ, तो समय मिल नहीं पाता। लेकिन कहीं ना कहीं से मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों से जुड़ूँ, तो इसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। और फिर मुझे याद आया कि यार, मेरी यूट्यूब आईडी है और उसके थ्रू मैं लोगों से जुड़ सकता हूँ। तो गाइज़, आज का टॉपिक है, मेरे फर्स्ट सेशन का टॉपिक है इंसानियत, दोस्ती और जीवन परिचय। क्योंकि मैं इंसानियत में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि आप अगर इंसानियत को नहीं मानते हो इंसान हो के, तो आपको किसी धर्म का मानना भी व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। तो स्टार्ट हम इसी से करेंगे कि मैं इंसानियत को मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और आप सबसे अपना जीवन परिचय मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरी लाइफ कैसी रही है, क्या रही। स्टार्ट करता हूँ मैं अपने बचपन से। गाइस, मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ। अपने माँ बाप के 3 बच्चों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी 2 बहनें, दोनों बड़ी हैं और दोनों ही वेल क्वालिफाइड और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हैं अपने अपने परिवार में। दोनों ही डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल्स हैं और सबसे छोटा मैं हूँ परिवार में। मेरे 2 भाई भी थे, लेकिन वो एक्सपायर हो गए। इसके बारे में कभी और चर्चा करूँगा। और मेरा बचपन बहुत ही प्यारा रहा है। मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा संस्कार दिया, मुझे कभी कोई कमी नहीं होने दी। मुझे अच्छा लगा कि मैं, ऊपर वाले ने मुझे ऐसी फैमिली में जगह दी जहाँ मुझे हर तरह का प्यार मिला, हर सुविधा मिली। और मैं हमेशा इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार भी रहा हूँ। तो गाइस, बचपन में ऐसा गुजरा मेरा कि लगभग 11-12 साल की उम्र तक मैं अपने घर के बाहर जानता ही नहीं था कि बाहर का समाज कैसा है, क्या है, कैसे है। फिर अचानक से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि 16 जनवरी 1997 में, 1997 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्हीं की जगह पे मृतक आश्रित में मुझे जॉब मिली है। और वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेरे परिवार को एकदम झकझोर के रख दिया। अम, सभी लोग बहुत डिस्टर्ब थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मेरा भी जीवन अपना कैरियर की स्टार्टिंग कर रहा था, मैं स्टार्टअप ले रहा था। और फिर अचानक से हम, मेरे घर के गार्जियन, सभी बड़ों ने ये प्लान किया कि मेरी छोटी सिस्टर उस समय कोलकाता में रहती थी, कोलकाता में हुगली डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पे उनके फादर इन लॉ, उनके ससुर जी, वो टीचर थे। तो ये हुआ कि इसको पढ़ाई के लिए वहाँ भेज देते हैं। 97 में गाइज मैं 9th में वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब 16 जनवरी को मेरे फादर एक्सपायर हुए। और देखिए, संजोग फादर भी वहीं एक्सपायर हुए कोलकाता में। हम लोग ले गए थे, उनका गुर्दा ख़राब हो गया था, ट्रांसप्लांट कराने के लिए या उसकी रिकवरी कराने के लिए, जो भी पॉसिबल होता। लेकिन ऑलरेडी उनको 2 हार्ट अटैक आ चुके थे, तीसरा अटैक वहाँ पे आया और वो ख़त्म हो गया। और बहुत अफसोस हुआ। दीदी के ससुर जी ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनको बाद में बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपने समधी जी के लिए कुछ कर नहीं पाया। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भगवान के हाथ में होता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो फाइनली 16 जनवरी 1997 को पिताजी एक्सपायर हुए। और जुलाई 15 या जुलाई 20 तक मैं कोलकाता पहुंच गया एडमिशन लेने के लिए। 97 की बात है, 9th में। तो मैं वहाँ पर, देखिए, लोग कहते हैं दुनिया अपने आधार कार्ड में, अपनी आईडीज़ में लोग अपनी उम्र कम कराते हैं। मतलब अगर वो एक्चुअल 18 साल के हैं तो उसमें वो 14 साल ही डलवाते हैं, 12 साल के हैं तो 6-7 साल ही अपनी उम्र डलवाते हैं। यानी उनका जन्म हुआ है मान लीजिए 1980 में, तो वो डलवाएंगे 85, 86, 84, 87 ऐसे करके। मैं ऐसा शख्स हूँ कि एक तो शुरू से हम लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्लियर रहा, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ था।
मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ है, अभी मेरा बर्थडे भी आ रहा है 18 फरवरी 1984। वहाँ गया तो मेरी उम्र थी 13 साल। तो वहाँ एक नियम है, मुझे पता चला कि बंगाल बोर्ड में एक नियम है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों का 9th में एडमिशन नहीं हो सकता। तो फिर वहाँ मुझे उस हिसाब से दीदी के ससुर जी द्वारा नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा और उस आधार पे मेरा एडमिशन हुआ। तो शुरू में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं हिंदी बोर्ड से बंगाल बोर्ड में गया था और बंगाल बोर्ड में ऑल टू ऑल इंग्लिश है या फिर बंगाली है, केवल हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी में है वहाँ पे। तो मेरे लिए बंगाली ज़्यादा टफ थी क्योंकि मैं वहाँ जहाँ रहता था वो भी मतलब नॉन बंगाली बेल्ट है, उस एरिए में सारे यूपी बिहार वाले ही ज़्यादातर रहते हैं। बंगाली लोग वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे थे, तो बहुत मिलना जुलना नहीं हो पाता था। तो ऐसे करते करते एडमिशन हुआ मेरा वहाँ पे। बहुत ही मैं लोअर रैंक पे था, वहाँ पढ़ाई के हिसाब से लोगों को रैंक मिलता था। रोल नंबर 1 यानी सबसे तेज लड़का, उस सेक्शन का सबसे तेज लड़का या लड़की। तो मैं गया तो नॉर्मली 75 या 76 रोल नंबर मिला मुझे। और 9th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम, छमाही एग्ज़ाम मैं फेल होते होते बचा। यहाँ का मैं स्कॉलर स्टूडेंट था, ब्रिलियंट था, ऑल राउंड हमेशा फर्स्ट क्लास आता था, टॉप करता था और वहाँ जाके मैं जैसे तैसे पास हुआ। 9th का जब एनुअल एग्ज़ाम हुआ, वार्षिक परीक्षा, तो उसमें भी मैं ठीक ठाक नंबर से पास हो गया। मेरा रोल नंबर हो गया 67। ठीक है। अब मैं सोचना शुरू कर दिया, यार मैं तो हमेशा टॉप पे रहता था और यह क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मेरे दीदी के ससुर जी एक्चुअली इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। उन्होंने DELT कोर्स किया है, मैं नहीं जानता इसका फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ये मालूम है कि उन्होंने ये कोर्स किया था और उस बेस पे उन्हें इंग्लिश लिटरेचर टीचर की पोस्ट मिली थी, जॉब मिली थी और वहाँ के गवर्नर ने उनको सम्मानित किया था इस कोर्स के लिए, हाईएस्ट मार्किंग से पास होने के लिए। तो बहुत अच्छा नॉलेज था, मैं उनको पिताजी ही बोलता था। और फिर उन्होंने क्या किया, बोला कि ऐसा है मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ घर पे, तुम भी साथ में पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश मजबूत होगी तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी पकड़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का बेस तो इंग्लिश है, बंगाली तुम ले नहीं सकते, तो मजबूरी है इंग्लिश तुम्हारी मजबूत होनी चाहिए। गाइज आपको सच बताऊँ, दिल की बात बता रहा हूँ, मेरी इंग्लिश वहीं अच्छी हुई काफ़ी हद तक। आज मैं जो भी जानता हूँ, चाहे तो वहाँ से मेरा बेसिक स्टार्ट हुआ, वहाँ से मैंने जाना, या फिर बाद में सोशल मीडिया पे लगभग मुझे 10-11 साल हो गए, वहाँ पे फॉरेनर्स से बात करते करते, जैसे फिलीपींस के लोग या अदर कंट्रीज़ के, UK के, USA के लोग आते थे, तो बातचीत सुनते सुनते बात करते करते काफ़ी हद तक मेरी इंग्लिश ठीक हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। 10th में मैं गया। 10th में वहाँ हमारे दीदी के देवर भी पढ़ते थे जो हमसे 1 साल सीनियर थे। मैं 9th में था तो वो 10th में थे। तो उनका जब बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा था, मेरा 9th का एनुअल एग्ज़ाम हो रहा था, उनका बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा था। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, वो ऐसे रज़ाई लेते थे, ठंडी का मौसम था, रज़ाई ओढ़ के ऊपर अपने, और अंदर लालटेन जला के पढ़ाई करते थे। लगभग 18 से 19 घंटे पढ़ाई करते थे। और मैं मस्त मौला इंसान, जब मेरी बारी आई 10th में, उसके अगले साल, तो मैं जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देकर आता था, उस दिन जाके वहाँ पे एक इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्राउंड है, लूट पड़ाव क्रिकेट ग्राउंड बोलते हैं, वहाँ में जाके क्रिकेट खेल के आता था। मैंने 2-3 बार ऐसे किया, चौथी बार बारिश हो रही थी और मैं भीगते हुए आया खेल के, तो पिताजी ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि उस समय वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, मैं गलत टाइम आ गया रिटर्न। और उसके बाद उन्होंने मुझे 3-4 चपेट लगाई साइड में ले जाके और बोला, बेटा तुम हमारी बेइज्जती करा रहे हो, कल को तुम फेल हो जाओगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे कि इतने अच्छे टीचर के घर पे लड़का आया और वो पास भी नहीं हो पाया, एटलीस्ट तुम पास तो हो जाओ, मेरी बेइज्जती ना कराना। मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा था कि पिताजी पास तो मैं हो जाऊँगा, बिना पढ़े भी पास हो जाऊँगा, इतना कॉन्फिडेंस है। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा नंबर ले आऊँ। गाइज मैंने मेहनत की। वहाँ एक बुक आती है बहुत मोटी सी, ABTA, ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन करके, उसमें जैसे सॉल्व
पेपर्स नहीं होते, क्वेश्चन आंसर्स, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। प्लस पिताजी का ट्यूशन में कंटिन्यू किया और बहुत सुधार आया। 10th के हाफ ईयरली में रोल नंबर 38 हो गया मेरा, तो आप समझ सकते हो कि मैंने काफ़ी प्रमोट किया। और उसके बाद फिर एनुअल भी होता है, एनुअल एग्ज़ाम हुआ, एनुअल में मैं 29th पोजीशन पे आ गया। उसके बाद बोर्ड दिया और बोर्ड में मैं गुड सेकंड डिवीज़न पास हुआ, यानी फर्स्ट डिवीज़न से 40-45 नंबर ही कम था मेरा। कहाँ मेरे दीदी के देवर जो 19 घंटा पढ़ाई करते थे और जैसे तैसे वो फर्स्ट डिवीज़न ले आए, मतलब फर्स्ट डिवीज़न से 30-40 नंबर उनका ज़्यादा था, 62-63%। और मैं अब वहाँ चूँकि बंगाल में कंपटीशन चलता है स्टार मार्किंग, वहाँ ऐसे ऐसे लड़के हैं जो मैथ में 100 में 100, साइंस में 100 में 100, मतलब जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्किंग ली जा सकती है वहाँ मैक्सिमम मार्किंग वो लेते थे, इतने तेज थे। और वहीं मेरा मैथ में कहाँ पासिंग नंबर 37-38, नियर अबाउट 40%, और बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे थे। तो ओवरऑल मैं गुड सेकंड डिवीज़न पास हो गया, मैं घर आ गया यहाँ पे। और उस समय भी गाइज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरी माँ ने पिताजी के जाने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखा। और उस समय भी मैं जब छुट्टियों में आता था बीच में, क्योंकि वहाँ पे दशहरा और दीपावली से लेके लगभग 1 महीने की छुट्टी हो जाती है एक साथ, तो उस बीच में मैं छुट्टी में आता था तो मेरी माँ उस समय भी 600, 700, 800 मुझे दे के भेजती थी। 97 में 700-800 भी पास में होना वो बड़ी बात होती थी, उससे हमारे काफ़ी एक्सपेंसेस कवर हो जाते थे। और हम लोग का क्या था, मुझे आज भी याद है, मैं वहाँ स्कूल में जाता था, स्कूल का नाम है चापदानी आर्य विद्यापीठ, हाई स्कूल तक है वो स्कूल। और मैं जाता था स्कूल तो लंच के लिए 1 रुपये का भुना हुआ चना मिलता था, वो खा लेता था। और 1 रुपये का एक आलू काटा आता है, जैसे आलू का कचालू होता है ना, उसी टाइप का आलू काटा होता है, या झालमुड़ी। 2 रुपये में मेरा लंच हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि उस समय 700-800 रुपये बहुत मायने रखते थे। ओवरऑल मेरा गोल्डन मोमेंट था। पहली बार को एजुकेशन स्कूल में मैं, पहली नहीं दूसरी बार, 8th में यहाँ पे था, लेकिन वो नाम मात्र का था। वहाँ फर्स्ट टाइम इतना ओपन में एक सेक्शन में लगभग 80 से 85 बच्चे होते थे, 90 बच्चे होते थे, एक साइड लड़के एक साइड लड़कियाँ। को एजुकेशन में मैं गया, मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को बताऊं, जब फर्स्ट डे मैं गया था स्कूल में, तो मैं शोर शराबा देख के और वहाँ का माहौल देख के और मैं मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। तो कोई मुझे चमड़े का चप्पल सुंघा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह का था सीन। लेकिन धीरे धीरे सबसे दोस्ती हो गई, सबसे मिलना जुलना, बातें करना, और लोग जान भी गए कि सर जी के घर के हैं, तो वो मुझे उनका बेटा ही समझते थे। और बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला, धीरे धीरे काफ़ी मेरे अच्छे फ्रेंड्स भी वहाँ बन गए। और मैं समझ लो आप कि मैं ट्यूशन पढ़ता था पिताजी से, तो मेरे साथ जो 4 स्टूडेंट पढ़ते थे, 2 लड़कियाँ 2 लड़के, एक था आज भी मुझे नाम याद है, विमल रॉय, रोल नंबर 1, मेरे सेक्शन का सबसे तेज लड़का, प्रभुनाथ सिंह, रोल नंबर 7, और 2 लड़कियां थी, लड़कियों के नाम नहीं याद आ रहे, एक का रोल नंबर 3 था और एक का रोल नंबर 6 था, ऐसे कुछ था। मतलब रोल नंबर 1 से 7 के बीच के थे चारों, और मैं कहाँ उस समय रोल नंबर 68, सोचो आप। और लेकिन संगत का असर पड़ता है, अच्छे लोगों के साथ आप रहते हो। शायद पिताजी ने यही सोच के मुझे उस ट्यूशन में पार्ट दिलवाया कि पढ़ेगा, इस पर असर पड़ेगा। वो लोग मेरा मज़ा भी लेते थे कि बहुत पढ़ाई कर रहे हो, तुम बीट करोगे सबको। हम कह अरे यार तुम लोग क्यों मज़ा ले रहे हो। तो होता है, ये तो गोल्डन मोमेंट्स होते हैं एजुकेशन टाइम के, चलता रहता है। ऐसे मेरा हाई स्कूल वहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर ये हुआ कि 99 में कंप्लीट हो गया। ये हुआ कि चलो चलते हैं यूपी आए, तो फिर इंटरमीडिएट में ये हुआ कि यहीं कहीं एंड होता, वहाँ इंटरमीडिएट में यहाँ आके 2-3 साल गैप कर गया। अब ये देखिए, मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ है, हाँ 1 साल गैप किया मैंने, सॉरी 1 साल गैप किया, 2002 में मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ है। तो इंटरमीडिएट मेरा कंप्लीट हुआ और 2002 में ही मेरी नियुक्ति हुई मेरे डिपार्टमेंट में। बुनकरों का विभाग है मेरा, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स,
तो उसमें नियुक्ति हुई और मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैंने ये सोचा यार समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर है। छोड़ो अपना ड्रीम जॉब, छोड़ो अपनी तैयारी, जो मिल रहा है करो। कम से कम दुनिया ये तो नहीं कहेगी ना कि इसका पिता नहीं है और ये बाप के धन को उड़ा रहा है, नाश कर रहा है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। हमारा समाज ऐसा ही है गाइस। वो आप जैसे भी चलोगे आपको सही से चलने नहीं देगा, कुछ ना कुछ उंगली करता रहेगा। तो अक्सर मैं ताने सुनता भी था लोगों के, क्योंकि बीच में मेरी कुछ गलत संगत हो गई थी। इस बीच में कुछ गलत लड़कों के साथ लट्टू खेलना, लट्टू नचाना, गोली खेलना, कंचे कंचे, और गिल्ली डंडा खेलना, कभी कभी कार्ड वाले गेम भी खेलता था। मतलब गलत संगत हो गई थी मेरे घर में ये सब नहीं चलता था, लोगों को नहीं पता। कई बार मेरी माँ मुझे बुला के लाती थी, बहुत परेशान थी मेरे कारण से। लेकिन धीरे धीरे मैं चेंज हुआ, लोग मज़ा लेते थे। चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, तो भाई मानना पड़ेगा उस चीज़ को। क्योंकि मैं तो धर्म वरम मानता नहीं, जाति धर्म मानता नहीं, लेकिन फिर भी अब जो है सो है। क्योंकि कहते हैं कि मेरे हिसाब से धर्म भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लोग उसको अच्छे वे में लेते नहीं हैं। लोग धर्म के नाम पे गलत बातें करते हैं, बहस करते हैं। लेकिन धर्म बहुत अच्छी चीज़ है। धर्म क्या है मेरे हिसाब से? धर्म जो ऊपर वाले से हमारे दिल के तार को जोड़ने का एक जरिया है। हम जो उससे कनेक्ट होते हैं ना, ऊपर वाले से ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, धर्म वो रास्ता है। लेकिन हम शायद इसको पॉजिटिवली नहीं लेते। मैंने देखा है आज के समाज में लोग धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं, बहस करते हैं, क्या से क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म एक बहुत अच्छी चीज़ है, और आप ऊपर वाले को किसी भी रूप में पूजते हो, किसी भी रूप में मानते हो, आपको उनसे जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पूजा पाठ करो, बहुत सजदे करो, नहीं। आपका मन शुद्ध है ना, जैसे कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन शुद्ध है ना, तो आप ऊपर वाले से कभी भी जुड़ सकते हो। आप 5 मिनट ऐसे ही कहीं भी खड़े होके, कहते हैं पूर्व दिशा सबसे अच्छी दिशा होती है, ईस्टर्न साइड। आप ईस्टर्न साइड में खड़े हो जाओ, हाथ भी नहीं जोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसे दोनों हाथों को टच कर लो, ऊपर वाले का ध्यान करो। ठीक है, ठीक है, अगर आप मंदिर मस्जिद जाना चाहते हो, गुरुद्वारे जाना चाहते हो, चर्च जाना चाहते हो, ठीक है, आप वहीं जाओ। डेली टाइम नहीं मिल पा रहा है, हफ्ते में 1 दिन जाओ। वो भी नहीं मिल पा रहा है, 15 दिन में 1 बार जाओ। एटलीस्ट आप उनके टच में रहो। ये तो आप मानते हो ना कि इतनी बड़ी दुनिया, इसमें इंसान जैसा प्राणी, सारे प्राणियों के बीच में इतने जीव जंतु हैं पृथ्वी पे, उस बीच में इंसान सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है। आपके शरीर की इंजीनियरिंग के बारे में आप सोचो कि आपके शरीर में क्या है। आप खा रहे हो, उसी पे चल रहे हो, सांस ले रहे हो, बातें कर रहे हो, आपके पास इतना प्रतिभाशाली बुद्धि है, विलक्षण बुद्धि है। ये सब किसकी देन है? कोई ना कोई तो वहाँ एक इंजीनियर ऊपर बैठा है ना, जो इतनी अच्छी डिजाइनिंग करता है, जिसकी इंजीनियरिंग का कोई जवाब नहीं। तो हम उस शक्ति को ही अपना खुदा या भगवान या यीशु मानते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा फिलहाल कि मेरा ये सुझाव है कि आप ऊपर वाले से ज़रूर जुड़े रहो। उससे आपका मन शुद्ध रहता है, मन शांत रहता है। आप खुराफात नहीं सोचोगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, आप अच्छे काम करोगे। इसी बहाने आपका मेडिटेशन हो जाता है, मन शांत हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आते हैं अब अपने टॉपिक पे वापस। मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ, फिर उसी बीच मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। जुलाई 2002 में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। तब से मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी भी जॉब में हूँ। तो तब भी मेरी माँ ने मुझे कोई कमी नहीं होने दी। मुझे याद है उस समय भी मैं जेनिथ का कंप्यूटर मंगाया था। 2001 या 2002 की ही बात है। उस समय 46,000 का पड़ा था पूरा सेट, उस समय की बात है। उस समय 46,000 बहुत मायने रखता था। जेनिथ का ही पूरा सिस्टम था, यानी मॉनिटर भी, सीपीयू भी, यूपीएस भी, सब जेनिथ का था, ब्रांडेड, वेल ब्रांडेड। और मेरी माँ ने मेरी जिद पे वो मंगाया,
मतलब मेरी माँ ने पिताजी के जो पैसे मिले वो शेविंग नहीं कर पाई। उन्होंने हमेशा मेरा ही अरमान पूरा किया और सिस्टम आया, मैं उसको यूज करता था, तो उस वजह से कंप्यूटर का भी ठीक ठाक नॉलेज है, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिकल थ्योरी से बेहतर होता है। तो मेरा प्रैक्टिकल रहा, हमेशा यूज करता रहा, तो काफ़ी हद तक नॉलेज मिला। बीच में मैंने एक बार 6 महीने का DCA कोर्स भी किया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो लेकिन वो भी मैं पूरा नहीं किया, 2 से 3 ही महीने किया, लेकिन अच्छा खासा नॉलेज आ गया, बेसिक नॉलेज तो अच्छा खासा आ गया। उसके बाद विभाग में आया तो हिंदी टाइपिंग करने लगा, उसके बारे में सीखा, धीरे धीरे हिंदी टाइपिंग का भी अच्छा नॉलेज हो गया। ऐसे करके लाइफ चलने लगी। लेकिन कहते हैं कि सुख और दुख ये दोनों इंसान के जीवन के साथी हैं। अगर आपने सुख झेला है तो कभी ना कभी दुख भी जरूर झेलोगे, और अगर आप दुख झेल रहे हो तो आपको सुख भी भोगने को मिलेगा। उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो वो समय, क्योंकि समय बदलता रहता है, समय परिवर्तनशील होता है। मैं पैंडेमिक के बाद की बात बता रहा हूँ। कोरोना के बाद, कोरोना काल जो था, पैंडेमिक सिचुएशन, उसके बाद मेरे लाइफ का दूसरा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे मैं मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ। लेकिन गाइज, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे अगले सेशन का वेट करो, क्योंकि हमें लंबी बातें करनी हैं, आप लोगों से मिलते रहना है। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि अगर मेरी बातें अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं बोलता रहूं, आपसे अपनी बातें शेयर करता रहूं, कुछ अच्छा बताने की कोशिश जो कर रहा हूं करता रहूं, तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो। मुझे इससे कोई लालच नहीं है कि मैं इससे कोई इनकम कर लूँगा, मैं बस बना रहना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुने और जाने। कम से कम मैं अपनी बातें, अपने हर्ट की फीलिंग इस तरह ही आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। शायद मेरे कुछ ऐसा करने से कुछ बदलाव हो हमारे समाज में, कुछ लोगों के साथ अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप किसी को कोशिश तो करो कि हम कुछ अच्छी बात बताएं, उसको हम बदल सकें। आपका काम है कोशिश करना। मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये जो ह्यूमन लाइफ हमें मिली है, इंसानी ज़िंदगी, ये बहुत ही पुण्य के कर्मों के बाद मिली। मैं नहीं मानता कि इंसान, क्योंकि लोग कहते हैं ना 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, पिछले जन्म में हमने ये किया, अगले जन्म में हमने किया, लेकिन वो इस कॉन्फिडेंस में कहते हैं कि हम पिछले जन्म में भी इंसान थे। क्या गारंटी है भाई? क्योंकि हमारा समाज, हमारे बुद्धिजीवी लोग ये भी तो कहते हैं ना कि आपके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि आप दोबारा इंसान का जन्म लोगे। मैंने ऐसा भी सुना है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस लॉजिक से हम देखें तो अगर हम, जाहिर सी बात है क्योंकि अनजाने में भी हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो अनजाने में भी हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। तो आपको लगता है कि फिर दोबारा आप मानव का जीवन पाओगे, फिर कभी आपको ये ह्यूमन लाइफ मिलेगी? नहीं मिलेगी। मेरा ये मानना है गाइस कि एक ही बार ज़िंदगी मिली है, ये एक बार जो आपको लाइफ मिली है, आप इसको कीड़े मकोड़ों की तरह मत गुजारो। आप इसको सिद्ध करो कि आप पृथ्वी के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हो। आप का जीवन कैसे सार्थक होगा, उसके लिए आपको कोशिश करना होगा कुछ अच्छा करने का। ऊपर वाले ने आपको इतना दिमाग, इतनी समझ और इतनी अच्छी काया, इतना अच्छा शरीर क्यों दिया? ह्यूमन क्यों बनाया? इंसान क्यों बनाया? क्योंकि आप सबसे समझदार प्राणी हो, आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो ठीक है, आप कोशिश तो करो, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, और वही कुछ अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक समय नहीं निकाल पाया, लेकिन अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। आज मैं हूँ, कल ना रहूँ, क्या भरोसा। लेकिन जब तक हूँ, कम से कम अपने दिल की बातें आप सभी से शेयर कर सकूँ, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली एक शॉर्ट या एक वीडियो डालूँ,
नहीं तो हर संडे को ज़रूर मेरा एक वीडियो आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। बस देखना ये चाहता हूँ कि कितने अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं अच्छी बातें उनसे करूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और मुझे लाइक करें कि मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूँ एक स्टेप और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। चलिए अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुदा हाफिज़।